तो फिर से स्वागत है आपका G+ क्लासेस में। कल की क्लास में हमने देखा कि रेजिस्टेंस में सीरीज़ और पैरेलल कैसे होते हैं। तो आज चलिए उसी टॉपिक पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज़ और पैरेलल के अलावा और कैसे कैसे हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने कल बताया था, सीरीज़ और पैरेलल के अलावा हमने जो 3 रेजिस्टेंस लिए थे उनमें से एक केस मैंने कुछ इस प्रकार बनाया था और एक केस मैंने इस प्रकार से बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट A और B, इसके बीच में R1, R2 एंड R3 है और यहाँ पे भी पॉइंट A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। तो पिछला क्लास अगर आपने नहीं मिस किया है तो देख लें। और यहाँ पे इस बार हम जानेंगे कि ये सर्किट पैरेलल में है या सीरीज़ में, और ये भी पैरेलल में है या सीरीज़ में। तो आप जब नोटिस करेंगे कि यहाँ से जब करंट जा रहा होगा, ठीक है, और इस केस में जब करंट यहाँ से जा रहा होगा, तो पहले इस केस को अच्छे से देख लेते हैं कि करंट जब यहाँ से जा रहा होगा तो इसके पास ऑप्शन होगा यहाँ और यहाँ जाने का। तो ऑप्शन है, तो मैंने क्या कहा था आपको पिछले क्लास में कि ऑप्शन है तो यानी दो चीज़ें पैरेलल में हैं, दो रास्ते आपके पास ऑप्शन में हैं। कोई क्योंकि कुछ करंट यहाँ से होते हुए यहाँ जा सकते हैं और कुछ करंट यहाँ से होते हुए वापस यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पैरेलल तो है, ठीक है। पर सोचिए, जो करंट यहाँ आया होगा उसके लिए क्या रहा होगा, उसके लिए इसको भी पार करना कंपलसरी रहा होगा और उसके बाद इसको भी पार किया होगा उसने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सीरीज़ में है। तो ऐसे सर्किट में जहाँ सीरीज़ भी दिख रहा है और पैरेलल भी दिख रहा है, तो उसी को कॉम्बो कहते हैं, सीरीज़ और पैरेलल का। तो आपको कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा जहाँ सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इसमें देखिए आप, इसमें जब करंट यहाँ से जा रहा होगा तो इस रेजिस्टेंस को तो पार करना होगा ही। इसको पार करने के बाद उसके पास दो ऑप्शन हुए होंगे, तो इसको पार किया होगा तो ये तो सीरीज़ में है, पर यहाँ पे जब ऑप्शन मिला तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है और यहाँ से फिर करंट होता हुआ वापस यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम सीरीज़ पैरेलल दोनों ही साथ में सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगा दिए और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पैरेलल वाला लगा दिए। इस केस में पैरेलल तो है पर ये दोनों आपस में सीरीज़ है। तो पहले कौन सा सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, इस केस में पहले सीरीज़ वाला सॉल्व करेंगे। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हो ये सर्किट कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इन दोनों का सीरीज सॉल्व करने में क्या होगा, सीधा हम R2 + R3 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार बन जाएगा। A पॉइंट और B पॉइंट, और ये क्या है हमारा R1 + R3 है, ठीक है। और ऊपर वाला तो R1 एज इट इज़ है। अब देखने में लग रहा है इजी कि हाँ ये दोनों पैरेलल में है। अब आराम से पैरेलल सॉल्व कर लीजिए। पैरेलल सॉल्व करने के लिए R1 और R2, R1 + R3 का जो भी आंसर आया होगा उसको इसके साथ हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। इसमें पहले क्या सॉल्व करिएगा आप, इसमें ये सीरीज़ के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? पहले जैसे इसमें सीरीज़ वाला सॉल्व कर लिए थे, इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन है कि ये सीरीज़ वाला सॉल्व कर लेंगे पहले? नहीं, यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को पहले सॉल्व किया जा सकता है। तो इस सर्किट को हम देखा जाए तो कैसा बनेगा, ये इन दोनों को सॉल्व जब किया जाएगा पैरेलल में तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, वो होगा यहाँ पे, जो कि किसके वजह से होगा, R2 पैरेलल R3 सॉल्व करने पे जो आंसर आया होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, और R1 तो एज इट इज़ यहीं रह गया है। तो उसके बाद हमको सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों का। अब देखिए आराम से देख सकते हैं करंट आई, ये तो सिर्फ सीधा जाएगा, तो इसका मतलब ये सीरीज़ में है। तो R1 प्लस, अरे इन दोनों का जो भी आंसर आया होगा R2 पैरेलल R3 में, तो ये हो गया
दोनों का रिजल्ट। तो ये कॉम्बिनेशन वाला केस आपको समझ में आया कि हम सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ में कैलकुलेशन होगा, नहीं सिर्फ पैरेलल में होगा, ऐसा भी नहीं होगा। कैसा हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उसमें आपको पहले ढूंढना होगा कि पहले कौन सॉल्व करें। जैसे इसमें हमने पहले सीरीज सॉल्व किया और इसमें पहले हमने पैरेलल सॉल्व किया। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और जो स्टार डेल्टा वाली हमने बात की थी, जिसमें रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और आपको अगर इन दोनों पॉइंट से देखने के लिए बोल दिया गया, ए और बी से, यहाँ R1, R2 और R3, तब आप बता सकते हैं क्या इसमें क्या होगा। इसमें देखिए ये करंट देखने में ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, बट देख कहाँ से रहे हैं हम, इन्हीं दो पॉइंट से देख रहे हैं, है कि नहीं। तो इन्हीं दो पॉइंट से जब देख रहे हैं तो R1, R2, R3 यहाँ पे जब जाएगा करंट कोई, तो इसके पास दो रास्ते हो गए, और जो करंट इस रास्ते में गया होगा उसके लिए तो ये रास्ता में ये R1 से होने के बाद, इसको R2 से होने के बाद यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब R1, R2 किस में है, सीरीज़ में है, और वो दोनों इसके पैरेलल में है। तो ये एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा है। देखिए R3 एक रेजिस्टेंस और इसके पैरेलल में R1 का और R2 का, बस यहाँ पे नंबर्स चेंज है, R1, R2 सीरीज़ में है और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। अगर इस सर्किट को रीड्रॉ करूँ मैं तो आपको दिखा सकता हूँ कि एग्जैक्टली वैसा ही है। देखिए R1 यहाँ पे है, R2 यहाँ पे है और R3 यहाँ पे है। देखिए इसमें और इसमें कुछ ऐसा है, आपको समझ में आया। ये एग्जैक्टली वही है, देखने में बस आपको सर्किट देखने और समझने की चीज़ है। आपको अगर एक बार में अच्छे से समझ में आ जाता है, आप इसमें टाइम लीजिए, बेशक टाइम लीजिए, पर एक बार जब आप समझ जाइएगा तो आप समझ जाइएगा सारे सर्किट कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो अब इन दोनों को सीरीज़ में है तो इन दोनों का सीरीज सॉल्व कर लेंगे और फिर ऐसा कुछ सर्किट ड्रॉ हो जाएगा और उन दोनों का पैरेलल हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ, R1 प्लस R2 का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सीरीज़ में सॉल्व करने के बाद हम पैरेलल सॉल्व करेंगे किसके साथ, R3 के साथ, ठीक है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। और एक और हमने देखा था जो स्टार टाइप में बना था, ठीक है। यहाँ पे भी R1, R2, R3 ले लेते हैं। तो इस पे आपका डिपेंड करेगा कि A और B पॉइंट है कहाँ पे। जैसे इसमें भी डिपेंड करता, A और B पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते थे, तब ये दोनों सीरीज़ में होते, ये पैरेलल में होता। A और B पॉइंट यहाँ पे ले सकते थे, तब ये दोनों सीरीज़ में होता, ये उसके पैरेलल में होता। तो आपको देखना है कि A और B पॉइंट है कहाँ। तो मैं यहीं लेता हूँ A और यहाँ लेता हूँ B। तो एक चीज़ आप देखिए, अगर करंट यहाँ जाएगा, करंट जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता, यहाँ पे आप सोचिए कि इसके पास ऑप्शन है यहाँ भी जाने का और यहाँ भी जाने का, पर कोई आदमी यहाँ क्यों जाएगा जहाँ कोई रास्ता कनेक्ट ही नहीं होता। कहीं जाने का रास्ता है, यहाँ पे कहीं जाने का रास्ता नहीं है, और जब कहीं जाने का ही रास्ता ही नहीं है तो यहाँ से कोई आदमी नहीं जाएगा। आप ही सोचिए कोई सड़क है आगे बंद है, ठीक है, कहीं नहीं ले जाती वो सड़क आपको, तो भला उसमें कोई क्यों जाएगा। तो इसका मतलब करंट सिर्फ यहाँ से होता हुआ यहाँ मुड़ जाएगा, यानी R2 को पार करेगा और R3 को पार करेगा। तो इसका मतलब सीरीज़ में है R2 प्लस R3, इसका आंसर हो गया। बस R1 से कोई मतलब नहीं है, समझ में आया बात। और अगर यही चीज़ A और B पॉइंट यहाँ ड्रॉ होता तब हमको R2 से कोई मतलब नहीं होता। अगर A और B पॉइंट यहाँ होता तो R3 से मतलब नहीं होता। समझ रहे हैं आप इस बात को। इसके पीछे एक बार और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, आपको एक रोड वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो करंट है आप एकदम इसको रोड समझिए और जो रेजिस्टेंस है उसको एक रोड समझिए जिसमें गड्ढे हैं, मैंने जैसा आपको बताया था। और आप एकदम इमेजिन किया करिए ऐसा ही सिचुएशन कि हाँ करंट जा रहा है, गड्ढे हैं ज़्यादा हैं तो करंट कम हो जाएंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा।
तो ये सब चीज़ का आपको एक बार और मैं बता देता हूँ। तो जब भी एक रेजिस्टेंस है कहीं पे और करंट यहाँ जा रहा है, ठीक, और इसके पास ऑप्शन दे दिया आपने कि तुम यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, तो ये चीज़ आपको क्लियर है, पैरेलल में होगा ये, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ से भी जाने का और यहाँ से भी जाने का। आप सोचिए R1 अगर बड़ा वैल्यू है, R1 बड़ा वैल्यू है, ठीक है, और R2 एक छोटा वैल्यू है। छोटा वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या हुआ, रुकावट कम है, रुकावट कम होने का मतलब क्या हुआ, करंट यहाँ से ज़्यादा फ्लो होगा कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है, करंट यहाँ से ज़्यादा फ्लो होगा और यहाँ से कम फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये R1 का वैल्यू ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट भी कम होगा। इसी टाइम पे अगर मैं कहूँ कि R2 को आप और कम करते गए और कम करते गए, इतना कम कर दिए कि जीरो हो गया। जीरो का मतलब क्या होता है समझिए, रेजिस्टेंस जीरो है, यानी एक रोड है उसमें कोई गड्ढा ही नहीं है, एकदम एक्सप्रेस वे आप बोल सकते हैं, एकदम एक्सप्रेस वे है और गाड़ी एकदम फराटेदार स्पीड से निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जीरो रेजिस्टेंस, R का मान जीरो है। तो R का मान जीरो कब होगा, जब वो एकदम प्योर कंडक्टर होगा, प्योर कंडक्टर होगा तभी। कंडक्टर क्या करता है, करंट को अलाउ करता है, इंसुलेटर क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो इंसुलेटर के केस में आप क्या बोलिएगा कि ऐसा रोड है जो कि जाने को दे ही नहीं रहा है, इसका मतलब रोड टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है तो वो जाने देगा एक जगह से दूसरी जगह। तो रबर, ग्लास, ये सब क्या होता है, इंसुलेटर होता है। वो क्या काम करता है, वो करंट को अलाउ ही नहीं करता है। यहाँ से मान लीजिए रोड टूटा हुआ है तो कोई गाड़ी यहाँ से जाएगी, नहीं जाएगी वो। हालांकि यहाँ आप जब भी ये सोचिए कि करंट, ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ पे वेट करेगी गाड़ी आके, करंट इस रास्ते मुड़ेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये रोड जब टूटा हुआ है तो ये मत सोचिए कि करंट यहाँ पे वेट कर रहा होगा, नहीं, करंट कभी भी फ्लो ही नहीं करेगा उस रास्ते में, मुड़ेगा तक नहीं उस रास्ते में, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ही इंसुलेटर है। ठीक है, ये कौन सा केस हो गया, इंसुलेटर का। इंसुलेटर में पाथ जो होता है बहुत, इसको आप क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, इतना बड़ा कि फ्लो ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी ओम बोल सकते हैं आप, रेजिस्टेंस का मान इन्फिनिटी ओम ले सकते हैं इस केस में, और इस केस में रेजिस्टेंस का मान जीरो। तो आपको ये दोनों केस क्लियर हो गया। कब? कंडक्टर के केस में प्योर कंडक्टर अगर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस का मान बिल्कुल ही नहीं होगा, जीरो होगा या फिर नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर केस में रेजिस्टेंस का मान बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि करंट अब क्या करेगा, अब भी क्या ऑप्शन देखेगा वो, कि यहाँ से जाते हैं कुछ लोग, यहाँ से जाते हैं। आप ही सोचिए, आपके पास दो रास्ते हैं और आपको एक रास्ता एकदम बाईपास मिला है 16 लेन का। आप तो गाड़ी यहाँ से भगा के ले जाइएगा कि यहाँ पे स्लो स्लो चलिएगा, ठीक है, नहीं जाइएगा। आप क्या करिएगा, सारा गाड़ी यहीं से जाएगा लेके। सब कोई चाहेगा कि हाँ क्यों भाई, इस रोड पे चलते हैं ना, मज़ा आएगा, एकदम स्पीड में निकल जाएंगे, इसमें रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत भी तो है, तो क्यों चुने वो रास्ता। तो इस चीज़ का ये कॉन्सेप्ट नोट बना के लिख लीजिए। when there is a conductive path having no resistance, लो नहीं बोल रहा हूं, नो मतलब है ही नहीं, यानी रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट पूरा का पूरा इसी रास्ते से होके फ्लो करेगा, और इस रेजिस्टेंस का होना ना होना बात बराबर है। जैसे कि अगर कहूँ कि मैं यहाँ पे दो रास्ते हैं मेरे पास जाने को, और एक रास्ता एकदम स्पीड में चला जाता है और एक रास्ता
में कहीं गड्ढे वड्ढे हैं तो ये रास्ता हो चाहे ना हो, लोग यहाँ से क्यों जाएंगे, यहाँ से जाना क्यों प्रेफर करेंगे। तो ये रास्ता है हो चाहे ना हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस ये वाला कभी भी कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा ही नहीं। तो पॉइंट ए और बी के बीच में अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, R = 0। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ से देखा जा रहा है, अब करंट क्योंकि सारा का सारा यहाँ से फ्लो कर रहा है ना कि यहाँ से, तो इस केस में रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाता है। सर्किट में आपको शॉर्ट पार्ट देखना होता है, शॉर्ट मतलब कहा जाए तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से बिल्कुल ही कनेक्ट कर दिया गया है, एक तार से लेके नॉर्मल एक वायर से। तो इसका मतलब कि सारा का सारा करंट उठ के यहीं से जाएगा, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे सर्किट सॉल्व करने वक्त। ठीक है, इसी पे अगर एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है। ठीक है, पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम। ठीक है, अगर मैं पूछूँ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप देखेंगे करंट बेचारा यहाँ से जाएगा, यहाँ से होते हुए जाएगा, यहाँ से भी होते हुए जाएगा, यहाँ से भी होते जाएगा। कोई ऑप्शन मिला उसे? नहीं मिला जब ऑप्शन, तो इसका मतलब क्या है, वो ये सारा सर्किट सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 3 2 5 3 2 5 यानी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम का हो गया इस केस में। ठीक है, ये क्लियर है, बहुत ईजी केस है, आप इसको समझ ही गए होंगे। अब इसी केस में अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो गई यहाँ पे कि ये 2 ओम है, यहाँ तो सीरीज़ में है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन रास्ता 2 हो गया, 2 अलग अलग रास्ते हो गए कि नहीं, एक यहाँ जाने के लिए, एक यहाँ जाने के लिए। तो अब आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे जो करंट आया होगा उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं, इसको ही पार किया होगा, इसको ही पार किया होगा, तो इसका मतलब ये दोनों तो सीरीज़ में है। तो आप इस सर्किट को कुछ ऐसा बना सकते हैं, ये 6 ओम एज इट इज़, 2 ओम एज इट इज़, ये 2 ओम एज इट इज़, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहाँ पे हमने ये दोनों सीरीज़ में देख रहे हैं, इसको सीरीज़ में है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये भी 6 ओम का हो जाएगा। और 6 और 6 को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/R = 1/6 + 1/6। तो ये क्या हो गया, एलसीएम 6, ठीक, और 2 3, 1/3 हो गया किसका वैल्यू, 1/R का वैल्यू। तो R का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों सर्किट अब क्या बन गया, इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं, ये 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 2 ओम, है कि नहीं, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, किसके किसके बीच, ए और बी के बीच में। तो इसका मतलब अब आराम से इनको ऐड कर लीजिए, 3 to 5 to 7, यानी 7 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अब तो सीरीज़ में सीधा दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई कि हमने कैसे किया। इसमें एक और ट्विस्ट डालता हूँ मैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है, इसको आप समझिएगा। मैंने यहाँ से यहाँ सिर्फ एक कंडक्टिव पाथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या चेंजेस आया, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट ही आपको मैंने इसके बारे में बताया है। यहाँ से जब करंट आएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखेगा, ठीक है, समझ में तो आ रहा है, ऑप्शन तो है, ठीक है, पर कैसा ऑप्शन है, ये एकदम फुल एक्सप्रेस वे वाला ऑप्शन है, और उसके रिस्पेक्ट में ये रास्ता तो गड़बड़ है। तो यानी सारा का सारा करंट अब यहीं से जाएगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब इस रास्ते का होना ना होना बात बराबर है।
तो सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने वक्त इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, और इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये तो सीधा चला जाएगा, करंट सीधा चला गया, ऑप्शन होने के बावजूद भी करंट इसमें से नहीं गया, तो इसका मतलब करंट तो इसको पार किया, इसको पार किया, यानी सीधी बात है कि इस रेजिस्टेंस को पार किया होगा और फिर इस रेजिस्टेंस को पार किया होगा जो कि 2 ओम। तो सीधा हम ए और बी ड्रॉ करेंगे, ये दोनों को ड्रॉ करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधा हमारा आंसर 2 + 2 4 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ गए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में यहाँ आपको देखना पड़ेगा कहाँ शॉर्टेड पाथ है। अगर शॉर्टेड पाथ है इस पॉइंट और इस पॉइंट के, तो इसका ऑप्शन वाला पाथ बिल्कुल, अगर इसका थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस हो जाता ना, मान लीजिए कि 0.1 ओम भी हो जाता ना इसका रेजिस्टेंस, तब ये कंसीडर में आ जाता, पर इतना कम है कि 0 हो गया है, या फिर रेजिस्टेंस बना के भी 0 ओम लिख दिया गया है, तो भी आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए कि करंट हमेशा हमेशा लो रजिस्टिव पाथ जिसका होगा वही रास्ता चुनेगा। ठीक है, और अगर कुछ है तब कंपैरिजन में देखेगा कि हाँ यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तब कुछ उधर चले जाएंगे, तब कुछ इधर चले जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ जैसे कि हमने देखा था 3 ओम या 2 ओम या 6 ओम, कुछ भी ले लीजिए, तब जाके यहाँ पे भी करंट गया था, यहाँ पे भी करंट गया, क्योंकि अब कंपैरिजन हो गया। और जब 0 से कोई कंपैरिजन है, इससे अच्छा कोई हो सकता है 0 से अच्छा, 0 ओम से अच्छा, तो 0 में कंपैरिजन देखना ही नहीं है आपको, कोई कंपैरिजन नहीं, सीधा सारा का सारा यहीं से होके जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको? तो आपने सीखा कि जब भी रेजिस्टेंस में हमारे पास अगर कोई शॉर्टेड पाथ हो तो वो सारा का सारा यहीं से होते हुए जाएगा, और अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस आपको दिखता है जो कि खुला हुआ है और करंट यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है, तो वो कभी भी ये पाथ नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन है। ठीक है, तो आज आपने समझा हमारा बेसिक्स कि रेजिस्टेंस कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है, कब वो ओपन सर्किट हो जाता है, कब वो शॉर्ट सर्किट होता है, उसके वजह से रेजिस्टेंस का मान क्या होता है। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।